गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के परिणाम। 1857 की क्रांति के कारण के साथ ही साथ उसकी असफलताओं के कारणों को भी हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसके परिणाम को पढ़ेंगे। तो डलहौजी की गोद निषेध नीति, प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति, भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश आदि ने इसकी कारणों को बनाया या कारणों की पृष्ठभूमि तैयार की। और चर्बी वाले कारतूस आपने पढ़े, तो चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण बना। 1857 का तात्कालिक कारण बना चर्बी वाला कारतूस की घटना। किंतु अनेकानेक ऐसे कारण रहे जिससे ये क्रांति असफल रही। तो ये क्रांति असफल रही। अब इसके हम परिणामों को आज देखेंगे। इसके परिणाम भी अभूतपूर्व, व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। इतिहासकार ग्रिफिन कहते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति से अधिक महत्वपूर्ण घटना कभी नहीं घटी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या परिणाम हुए। पहला पॉइंट था कंपनी शासन का अंत। हमें याद है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब जब स्थापना हुई उसके बाद क्या था कि हर 20 वर्ष बाद एक चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी अवधि में वृद्धि होती जा रही थी। किंतु अब इसका क्या परिणाम निकला इस विद्रोह का कि अब ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया और भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया। अब ब्रिटिश भारत का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडिया काउंसिल बनाई और कंपनी द्वारा भारत में किए गए सभी समझौतों को मान्यता दी। अब इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के नाम से और देशी राज्यों से संबंध स्थापित करते समय वायसराय के नाम से पुकारने की व्यवस्था की। तो इस प्रकार विद्रोह के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ उससे नए युग का सूत्रपात हुआ। दूसरा परिणाम था महारानी का घोषणा पत्र। अब विद्रोह से क्या हुआ, जनसाधारण में अनिश्चितता हो गई और तब जनता के प्रति एक निश्चितता बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों की घोषणा के लिए इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। 1 नवंबर 1858 की बात है ये। और इसमें क्या बातें थी कि भारत में जितना अंग्रेजी राज्य है उससे अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है, मतलब कि भविष्य में अब कोई राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, देशी राज्य व नवाबों के साथ जो समझौते और प्रबंध हुए हैं उनका ब्रिटिश सरकार आदर करेगी और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। चौथा, भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति आदि का संरक्षण किया जाएगा। सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। बिना किसी पक्षपात की शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये हमने कारण में पढ़ा था पहले कि किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। सभी जो सरकारी नौकरियां थी उसमें अंग्रेजों की ही नियुक्तियां की जाती थी, चाहे वो भारतीय कितना ही योग्य क्यों ना हो। उन सभी विद्रोहियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की। तो ये था महारानी का घोषणा पत्र। और इसे क्या कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता का मेघना काटा। ये आपका एक जीके का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता का मेघना काटा क्या था, महारानी का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को। किंतु ये घोषणा 1919 तक भारतीय शासन की आधारशिला बनी रही। यद्यपि ये घोषणा तो की गई लेकिन इसकी बहुत सारी बातों को लागू ही नहीं किया गया।
इस घोषणा ने भारत के जो देशी नरेश है उसके संदेह को दूर कर दिया। अब भारतीय नरेशों को सनदे देकर उनको गोद लेने का अधिकार पुनः दिया गया या पुनः स्थापना उसकी की गई। परंतु इससे इस घोषणा पत्र ने बहुत अधिक जिस उद्देश्य से ये घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था उसकी पूर्ति अवश्य हुई, क्योंकि भारतीय जनता भोली भाली थी और उन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सेना का पुनर्गठन, तीसरा पॉइंट हमारा है सेना का पुनर्गठन। 1857 का जो क्रांति हुई थी उसमें सैनिक विप्लव के रूप में ही ये हुई थी, इसीलिए इसका पुनर्गठन आवश्यक था। अंग्रेजों को अब भारतीय सेना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, अतः अंग्रेजी सैनिकों को कि इतनी विशाल सेना रखने का निर्णय लिया गया कि भविष्य में वो होने वाले विद्रोह का दमन कर सके। तोपखानों जो है पूर्णतः यूरोपियन सैनिकों को दिया गया। भारतीयों की जो संख्या थी सैनिकों की वह आधी कर दी गई और भारतीय सैनिकों के जब पुनर्गठन किया गया तो इसमें जातीयता और सांप्रदायिकता के तत्वों का विशेष ध्यान दिया गया। भारतीयों को गोरखे, पठान, डोगरे, राजपूत, सिख, मराठे आदि में बांट दिया गया। इन सैनिकों को अपने स्थानीय क्षेत्रों से हटाकर दूर दूर भेज देगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों के सहयोग से वह पुनः विद्रोह ना कर सके। और भारतीय सैनिकों को घटिया किस्म के हथियार भी दिए गए। साथ ही सैनिकों की भर्ती के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। तो अब क्या था, सैनिकों की संख्या बिल्कुल कम हो गई और ये सब कुछ जो है इसलिए करा गया था कि ये विद्रोह आगे भविष्य में विद्रोह नहीं कर सके। सांप्रदायिकता एवं गणना की उत्पत्ति, उनका एक सिद्धांत था, हम सभी को याद है, फूट डालो और राज्य करो। अब इसमें इस क्रांति के बाद सांप्रदायिकता और गणना की उत्पत्ति हुई। 1857 के संघर्ष में हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, किंतु मुसलमानों ने हिंदुओं से अधिक उत्साह दिखाया। तो अंग्रेजों ने क्या करा, अब हिंदुओं का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों में दरार उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने अपनी इस फूट डालो और राज्य करो की नीति को जारी रखा और इससे दोनों जातियों में वैमनस्य हो गया। और ये वैमनस्य हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिसका अंतिम परिणाम हमारा क्या हुआ, देश का विभाजन। तो आगे चलकर अंग्रेजों ने हिंदुओं की अनुसूचित जातियों को भी अलग अलग कर दिया, ये सारा बांट दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारतीयों में आपस में वैमनस्यता बढ़ गई और अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध भी कटु हो गए और इस कटुता को अंत तक नहीं मिटाया जा सका। दोनों के बीच कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सके और परिणाम क्या निकला, शासक और शासितों के बीच एक खाई बनी रही। पांचवा इसका परिणाम था प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीय को नियुक्त किया गया और उसके क्या प्रभाव निकले, कुप्रभाव। महारानी ने घोषणा में आश्वासन दिया था कि बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियों में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, किंतु इसका पालन कभी नहीं किया गया। कोई भी भारतीय सैनिक रॉयल कमीशन के सामने जाने के लिए उपयुक्त ही नहीं समझा जाता था और यदि वह वायसराय का कमीशन प्राप्त कर भी लेता था तो उसे एक नए अंग्रेज रंगरूट के मुकाबले अधिक योग्य नहीं समझा जाता था। अब भारतीयों को क्या करा गया, प्रशासन में क्लर्कों और सहायकों के निम्न पदों पर लिया जाने लगा। ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे ब्रिटिश अधिकारियों और जनता के बीच में एक बिचौलिया बन गए और ये क्या हो गया, बिचौलिया थे तो चापलूसी करने लगे और अंग्रेज भी यही चाहते थे कि ये लोग उनकी चापलूसी करें ताकि उनकी आज्ञाकारी बने रहे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सेवा वास्तविक सैन्य शक्ति से अधिक प्रबल सिद्ध हुई और ये वर्ग पूर्णतया क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा और ये देश के लिए बड़ा विश्वासघाती सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार एक नए वर्ग का उदय हुआ था इससे, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। और जो कर्मचारी थे
वह अंग्रेजों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा को रखते थे। आर्थिक प्रभाव देखें क्या हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी विप्लव मतलब क्रांति के कुप्रभाव गोचर हुए। अंग्रेजों ने अब केवल ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की। अब चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, तंबाकू आदि के व्यापार को बढ़ावा दिया जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। भारतीय उद्योगों को संरक्षण ही नहीं दिया गया। देखिए आप, नई ईस्ट इंडिया कंपनी कॉटन कंपनी स्थापित की गई जो भारत से रुई ले जाकर इंग्लैंड से कपड़ा बनवाकर भारत भेजती थी। यातायात के साधनों का विकास भी अंग्रेजों के लिए लाभप्रद रहा और इसके अतिरिक्त कंपनी भारत सरकार पर 3 करोड़ 60 लाख पौंड का कर्ज छोड़ गई थी और जिसकी पूर्ति भारत सरकार अब भारतीयों का शोषण करके ही कर रही थी। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की इस नीति से देश निरंतर गरीब होता गया। इससे देखें भारतीयों को भी लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीयों को लाभ। यद्यपि ये विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा और इसके अनेक दुष्परिणाम भी निकले, किंतु इस विद्रोह से भारतीयों को अनेक लाभ भी हुए। विद्रोह के पश्चात सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने देश के आंतरिक दशा को ठीक करने का प्रयत्न किया और लोगों की भौतिक उन्नति के प्रयास भी आरंभ हुए। इस विप्लव के बाद से ही भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया लागू हुई या प्रारंभ हुई, जिसका सूत्रपात 1858 के अधिनियम से हुआ। धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। शासन में भाग लेने से अब उनमें एक नई चेतना आने लगी। यद्यपि 1857 में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के प्रयास का दमन कर दिया गया था, किंतु इससे भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना अत्यधिक तीव्र हो गई और इसी राष्ट्रीय भावना ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों का संचालन किया और 1947 में क्या हुआ था, विदेशी सत्ता का अंत हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था ना। तो ये 1857 की जो घटना है हमारे इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना है, जिसने ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। भविष्य में भी ये क्रांति भारतीयों को प्रेरणा देती रहेगी और हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के काल में 1857 के शहीदों को बड़े गौरव से याद किया गया। वस्तुतः इसे मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं।